बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, उसके अंतर्गत अकॉर्डिंग टू सिलेबस आर्थिक प्रणाली के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में चर्चा करें। आर्थिक प्रणाली को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये जानना आवश्यक है कि आर्थिक प्रणाली किसे कहा जाता है। सामान्य शब्दों में हम ये कहेंगे कि आर्थिक प्रणाली आर्थिक क्रियाओं के संगठन का वह ढांचा होता है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। यानी एक प्रकार से ये आर्थिक क्षेत्र में संगठनात्मक ढांचे को व्यक्त करते हैं। थोड़ा अतीत की बात करें तो हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में अलग अलग प्रकार की प्रणालियां रही हैं, अर्थात आर्थिक क्रियाएं तो संपन्न की जाती हैं, परंतु उनको संचालित करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसके पीछे के कारणों को अपन ज्ञात पर बात करें तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीतिक दर्शन रहे हैं, और वो जो राजनीतिक दर्शन है उन्होंने कालांतर में आर्थिक प्रणालियों को उन्होंने प्रभावित किया। मुख्य रूप से देखें तो विश्व के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अथवा इसको अपन कहें साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, और तीसरी है अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको अपन प्रजातांत्रिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं या कहते हैं। अब अपन बात करें कि पूंजीवादी दर्शन क्या है। पूंजीवादी दर्शन में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह अपने हित का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है। क्या कहा गया है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और अपने हित का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है, अर्थात व्यक्ति को ये पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है वो ये मान करके चलती है कि व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्र छोड़ देने से वो स्वहित की प्रेरणा से कार्य करेंगे और स्वहित की प्रेरणा से कार्य करते हुए वो अपना विकास करेंगे, और व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, यानी व्यक्तिवादी विकास, व्यक्तियों का समूह सामूहिक रूप से समाज कहलाता है और बहुत सारे समाज मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, उसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्रतिबंधों को हटाने की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। विश्व के जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं उनका जो विकास है वो इसी अवधारणा पर आधारित है, और इसी के स्वरूप, इसी के फलस्वरूप उन्होंने बहुत तेजी से अपना विकास भी किया। यहां पर जिस नीति को उन्होंने अपनाया उसको कहा जाता है लेसिस फेयर पॉलिसी, निर्बाधता की नीति। निर्बाधता की नीति का मतलब ये है कि सरकार आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाएगी और सरकार को चाहिए कि वो आर्थिक क्षेत्र को खुला रखे, उसको फ्री छोड़े, उसमें सुविधाएं प्रदान करे। अर्थात आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। यह इस आर्थिक प्रणाली का दर्शन है। विश्व के जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, अधिकांश पूंजीवादी राष्ट्र हैं, उन्होंने इसी दर्शन के ऊपर आधारित होकर अपना विकास किया। दूसरी जो राजनीतिक दर्शन है वो है साम्यवाद, या जिसको अपन कहें समाजवाद।
समाजवाद का एक कठोर रूप साम्यवाद है। साम्यवाद की जो विचारधारा है वह एक प्रकार से आपके पूंजीवादी विचारधारा से उल्टी है। कैसे? साम्यवादी विचारधारा मानती है कि यदि हम व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में खुला छोड़ देंगे तो इसका एक दुष्परिणाम ये होगा कि वे व्यक्ति जिनके पास साधन अपेक्षाकृत कम है, जो थोड़े मानसिक रूप से बेचारे उतने तेज नहीं है, वो उन लोगों के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे और पीछे चले जाएंगे। एक बात। और दूसरा वो ये भी तर्क देते हैं कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत जब हम निजी हित को मान्यता प्रदान करते हैं, निजी संपत्ति को मान्यता प्रदान करते हैं, तो ये संभव है कि लोग बाग उत्तराधिकार के द्वारा बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र के जो साधन हैं, उत्पादन जो साधन है, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लें और इस प्रकार से वो अन्य लोगों को वो अधिकारों से वंचित कर दें और शोषण प्रारंभ कर दें। अर्थात साम्यवादी दर्शन वो ये कहता है कि पूंजीवादी में प्रणाली में बहुत सारे दोष हैं। और प्रमुख दोष एक तो ये है कि उसमें जो व्यक्ति उत्पादन के साधनों पर जितना ज़्यादा नियंत्रण कर लेगा वो उतना ही अधिक धनवान हो जाएगा, और जो व्यक्तियों के पास में वो साधन नहीं है वो उतने ही बाहर हो जाएंगे। और दूसरा ये कि ये एक प्रकार से यह भी बतलाता है कि कुछ व्यक्ति उत्तराधिकार के नियमों के कारण परंपरागत रूप से अपने एंसेस्टर के द्वारा जो धन संपदा कमाई गई है उसके स्वामी बन जाते हैं, उसमें उनका स्वयं का तो कोई योगदान होता नहीं है और वो बिना कुछ करे ही आर्थिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। मार्क्स ने जो कि साम्यवादी विचारधारा के प्रणेता थे, उन्होंने कहा कि ये जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं ये स्वहित और लाभ की प्रेरणा से कार्य करते हैं, और जब स्वहित और लाभ की प्रेरणा से कार्य करते हैं तो इनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे न कैसे करके एक्यूमुलेट डेट इन मोर्सेस एंड प्रॉब्लम। अर्थात इकट्ठा करे जाओ, संचय करे जाओ, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब एक पूंजीपति अपने लाभ को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, श्रम को हटाएगा और मशीनों को बढ़ाएगा। क्यों? कि श्रम की जो उत्पादन क्षमता होती है वो मशीनों की तुलना में कम होती है। मशीनें जो हैं उनकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है, उनकी कार्यकुशलता भी अच्छी होती है। क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा कि जो श्रमिक है उसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो उसकी श्रम शक्ति को स्टोर करके नहीं रख सकता। यदि किसी श्रमिक ने आज श्रम नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि कल वो डबल श्रम करके और डबल उसको कोई भुगतान कर देगा, ऐसा नहीं होगा। यदि आज उसने श्रम नहीं किया तो उसका आज का जो भी भुगतान था या आज का जो भी वेतन था, आज की जो मजदूरी थी उसको प्राप्त नहीं हुई। और चूंकि एक तरफ उपभोक्ता भी है, उत्पादन का साधन तो निश्चित रूप से वो है ही, परंतु वो क्या है, वो उपभोक्ता भी है। अब वो जब उपभोक्ता है तो उपभोक्ता के रूप में उसकी कुछ मजबूरियां हैं, पारिवारिक मजबूरियां हैं, सामाजिक मजबूरियां हैं, सामाजिक आवश्यकताएं। तो क्या होता है कि इन सब कारणों से श्रम की सौदाबाजी करने की शक्ति कम होती है। पूंजीपति इसी कमजोरी का फायदा उठा करके श्रमिकों से मोलभाव करता है और उनकी लेबर को उनको वेजेस के रूप में कम पैसा देता है और उनके श्रमाधिक्य है उसको अपने प्रॉफिट में शामिल कर लेता है। अर्थात जितने मूल्य का कोई श्रमिक उत्पादन करता है उसकी तुलना में एक पूंजीपति किसी श्रमिक को कम भुगतान करता है और बचा हुआ उसका प्रॉफिट होता है। और इस विचारधारा से ऐसी स्थिति आ जाती है
कि श्रमिकों को हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं और साथ में मशीनों को बढ़ाते रहते हैं। और मार्क्स ने ये कहा कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये जो श्रमिकों का डिसकंटेनमेंट है, श्रमिकों की जो निराशा है, वो समाज में वर्ग संघर्ष का कारण बन जाती है और समाज में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग इनके बीच में वर्ग संघर्ष चालू हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा मानवता का नुकसान होता है। ये दूसरा दर्शन है। विचार करें तो हम रशिया का उदाहरण इसमें ले सकते हैं कि जिस विकास को प्राप्त करने के लिए पूंजीवादी राष्ट्रों को लगभग 200 से 250 वर्षों का समय लगा, वहीं रशिया ने 1917 की क्रांति के बाद में 1950-55 तक अपने आप को इसी दर्शन के आधार पर, साम्यवादी विचारधारा के आधार पर उन्होंने वहां पर अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तीसरी जो आर्थिक प्रणाली है उसमें इस प्रकार का राजनीतिक दर्शन होता है या इस प्रकार की विचारधारा होती है कि वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी और साम्यवादी विचारधारा को भी, दोनों को समन्वयकारी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। भारत उसका उदाहरण है। यहाँ पर दोनों ही क्षेत्र हम देखते हैं। हम यहाँ पर सरकारी क्षेत्र भी देखते हैं और यहाँ पर हम निजी क्षेत्र भी देखते हैं। सरकारी क्षेत्र में हम अधिकांशतः उन चीज़ों को देखते हैं कि यदि उनको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए तो उसका परिणाम ये होगा कि लोगों का शोषण प्रारंभ हो जाएगा। आप कल्पना करें कि यदि डाक, टेलीफोन, जिसको दूरसंचार कह सकते हैं, यातायात, संदेशवाहन, युद्ध सामग्री निर्माण, ट्रांसपोर्टेशन, शिक्षा और आपकी एमिनिटीज जिसमें आपकी सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं आती हैं, यदि ये सारी की सारी सुविधाएं 100% प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाए तो क्या परिणाम होगा? आप देखेंगे कि इनकी कीमतें बहुत ऊंची हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये प्राय उनकी आवश्यक किस्म की आवश्यकताओं को रिप्रेजेंट करती है और इनके लिए उपभोक्ताओं का शोषण होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारत में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने भी, नेताओं के सामने ये बात आई कि वो कौन सी विचारधारा के ऊपर आधारित होकर के अपने देश का विकास करें। और चूंकि हम पूंजीवादी राष्ट्रों के प्रभाव से मुक्त हुए थे, इंग्लैंड के प्रभाव से मुक्त हुए थे, हम उसके उपनिवेश के रूप में थे, तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से हमारा जो रुझान था वो रशिया की तरफ था। और हमने रशिया मॉडल को 100% तो नहीं, पर उनका जो नियोजन था, जो प्लानिंग था, जो प्लानिंग के माध्यम से जो विकास की बात की, उस मॉडल को अपनाया और हमारे यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हमारे यहाँ पर किया जाने लगा। और पंचवर्षीय योजनाओं में हम ये देखते थे कि क्या हमारी ये प्राथमिकता है, क्या हमारे साधन हैं और कौन सी प्राथमिकता हमें पहले पूरा करना है, कौन सी प्राथमिकता हमें बाद में पूरा करना है। और इस तरीके से हमने देश में बहुत आर्थिक विकास किया और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया। परंतु मैंने आपको जैसा भी कहा कि आर्थिक दास्ता राजनीतिक दास्ता को जन्म देती है। एक ये फेमस सेइंग है कि आर्थिक दास्ता राजनीतिक दास्ता को जन्म देती है। आप ये समझ सकते हैं कि 1991 में जब यूएसएसआर खंड खंड होकर के कई राष्ट्रों में बंट गया तो हमारा जो विकास का मॉडल था उसमें भी बदलाव आना स्वाभाविक रूप से आवश्यकता भी हो गया।
और हमने पश्चिम के जो राष्ट्र हैं उनका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया और एक वर्ड आया आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण जिसको कहा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में खुलापन लाया जाए। एलपीजी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये नीति बनी 91 के बाद। और आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारा खुलापन लाया गया, लाइसेंस कोटा सिस्टम को कम किया गया, सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से निवेशक की भूमिका को जो उसकी थी उसको कम से कम तर किया, और सरकार का जो कार्य रहा वो ये रहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब वो आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जिसमें सड़क, बिजली, पानी, ऊर्जा और साधन, वो चाहे संदेशवाहन के साधन हो, चाहे यातायात के साधन हो, या संचार के साधन, उन सब का विकास करेगा जिससे कि निजी क्षेत्र स्वयं निवेश को प्रोत्साहित हो। ये एक तो हमारा चेंजेस आया। और दूसरा, सरकार ने ये भी किया कि जो पिछड़े क्षेत्र थे, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ आर्थिक क्रिया उतनी संचालित नहीं है, वहाँ पर सरकार ने कई प्रकार की छूट वहाँ पर देना प्रारंभ किया, चाहे वो स्थापना से संबंधित हो, चाहे वो सुविधाओं से संबंधित हो, या वो टैक्स सिस्टम से संबंधित हो। ये बदलाव हमारे यहाँ पर देखने को मिले। और वर्तमान में भी देख रहे हैं कि हम लोग आर्थिक उदारीकरण की जो नीति हमारी जो 1993 से स्टार्ट हुई थी, उसी पर चलते 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 आज यहाँ पर आकर के पहुँचे हैं। अब ये बात की अपन ने कि आर्थिक दर्शन या आर्थिक प्रणालियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो पहली तो होगी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, दूसरी होगी आपकी साम्यवादी आर्थिक प्रणाली, और तीसरी होगी आपकी प्रजातांत्रिक या मिश्रित आर्थिक प्रणाली। 3 प्रणालियां हो गई। आर्थिक क्रियाओं का संचालन संगठन इन्हीं के स्वरूप में करना है, ये सही है, परंतु फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे वो पूंजीवादी राष्ट्र की हो, चाहे वो साम्यवादी अथवा समाजवादी राष्ट्र की हो, चाहे हमारे जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र की हो, अनिवार्य रूप से आर्थिक प्रणाली के माध्यम से कुछ कार्यों को संपादित करना ही होता है। पहला ये होता है, पहला कार्य ये है आर्थिक प्रणाली के कार्यों में कि क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। उत्पादन का मतलब आर्थिक उपयोगिता का सृजन, किसी वस्तु अथवा सेवा में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। ये डेफिनेशन होगी उत्पादन की। किसी वस्तु अथवा सेवा में आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है, क्योंकि तब वो मूल्यवान हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या उत्पादन किया जाए। उपभोग के लिए उत्पादन आवश्यक है, निश्चित रूप से है, परंतु क्या उत्पादन करें। अब आप यहां पर देखेंगे कि यदि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है तो उसमें निश्चित रूप से हम जब स्वतंत्र बाजार व्यवस्था की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो हम वहां पर ये देखते हैं कि बाजार में उपभोक्ता किस वस्तु को ज्यादा परचेज कर रहे हैं। अर्थात वहां पर वोट रूपी जो नोट है वही ये डिसाइड करता है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा और कौन सी वस्तु उत्पादन से बाहर चली जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदेंगे वही लाभकारी होगी, उसी से उत्पादन में लाभ होगा। और बंद कर बहुत आज के लिए कितना मेरा ऐसा विचार
विचार है कि चूँकि आज ये पूरे पॉइंट्स डिस्कस नहीं हो पाएंगे, इसलिए आर्थिक प्रणाली के जो कार्य हैं इनको अपन जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंतर्गत इनको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।